नमस्कार। इस सियासी हलचल और चुनावी घमासान के बीच हम गोरखपुरा पहुँचे हैं और सियासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है कुछ शायरों कवियों को। लोग कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। क्या सोचते हैं आज के शायर, कवि, साहित्यकार आज के इस चुनावी महासमर के बारे में? तटस्थ रहते हैं, किसी पक्ष से बोलते हैं या निष्पक्ष बोलते हैं, लेकिन जो कुछ कहेंगे वो समाज के लिए आईना होगा। इस सिलसिले में हमने चुना है आज शहर के उर्दू साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मसरूरुल हसन बहार साहब को, जिन्हें बहार गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। और जनाब बहार गोरखपुरी साहब ने उर्दू शायरी का एक कीर्तिमान स्थापित किया है और अक्सर शेरो शायरी के महफिलों में, काव्य गोष्ठियों और नशिस्तों में इनकी बेबाक रिपोर्टिंग होती है, बेबाक शायरी होती है। इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर बहार साहब को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर बहार साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज पूरे देश प्रदेश में सियासी हलचलें चल रही हैं। जो भी चुनावी माहौल है, चुनावी परिदृश्य है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि जो चुनावी परिदृश्य है उसमें शिक्षा का स्तर क्या है, समाज का स्तर क्या है, अपराध किस स्तर तक गया है, बच्चों की बेरोजगारी के बारे में क्या सोचते हैं? एक एक मुद्दे पे मैं आपसे प्रश्न करूंगा। तो सबसे पहले ये होता है कि आज का जो परिदृश्य है उसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि चुनावी परिदृश्य में आप किस मुद्दे को सर्वोपरि मानते हैं? जो मुद्दे पिछली सरकारों में अधूरी हैं या आज़ादी के बाद से आज तक कई मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है, मुद्दे चुनावी मुद्दे बने हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर बहार साहब? नमस्कार। देखिए, जहाँ तक सियासत की बात है तो हम्माम में सब नंगे जी। और जो भी चेहरा आता है कुछ नया लेके आता है, कुछ पुराने मुद्दे होते हैं। अब उसमें वो कहाँ तक सफल होता है ये देख जी। बात आज के सियासत की है तो पिछली सरकार ने तो कुछ काम किया जी, कुछ नहीं किया जी, कुछ एकदम से इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया और सिर्फ अखबारी आंकड़े में आता जी, जैसे बेरोजगारी। जी, अखबारों में तो रोजगार रोज मिलते रहे जी, लेकिन कुछ मिला नहीं। जी। और धन की बात जहाँ है जी, तो धन की बात पे बात एक हमको भोजपुरी का एक शेर याद आता है कि रोज घोसड़ा लाखन कैबा केहू चवन्नी पा। क्या बात है, क्या बात है। रोज घोसड़ा लाखन कैबा केहू चवन्नी पाई नहीं। तो ऐसे ही है साहब जी। चलता तो है सरकार की तरफ से, कहाँ बीच में वो गायब हो जाता है इसमें। दूसरी चीज़ महंगाई अपनी चरम सीमा पे जी। जैसे किसी ज़माने में सिलेंडर का दाम 800 रुपये, 700 रुपये, 400 रुपये, आज वो 1200 पहुँच गया है, 1000। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी एक बात काटूंगा। ये सरकार दावा करती है कि सिलेंडर पहले 2 बजे से ही लोग रात में लाइन लगाया करते थे और उसके बाद भी सिलेंडर लोगों को नसीब नहीं होता था। लेकिन ये सरकार, वर्तमान सरकार दावे करती है कि सिलेंडर की उपलब्धता है, लेकिन इस बात को आप कहते हैं, सरकार कभी कभी ये भी कहती है कि पेट्रो बॉन्ड पिछली सरकारों ने कुछ पेट्रो बॉन्ड निकाले थे और उन पेट्रो बॉन्ड के कारण ही महंगाई बढ़ी है, क्योंकि मोदी जी अक्सर कहा करते हैं कि उस सरकार का कर्जा मैं पाट रहा हूँ। हालांकि पोजीशन ये है कुछ लोगों के अनुसार कि उस समय सोना भी गिरवी रखने की नौबत आ गई थी और तत्कालीन सरकार ने ये कदम उठाए थे। आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सीधा सा आंकड़ा है। पहले कर्जा किस स्तर पे था, आज किस स्तर पे है।
ये आंकड़ा देख लिया जी। आपके पास में जी। बस। वैसे आधुनिकता, ये जो नई सरकार है या फिर तत्काल अभी की सरकार है, वो दावे करती है कि कोरोना में उन्होंने बहुत काम किया, हॉस्पिटल्स खुलवाए, सारे मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं दी। शिक्षा में वो दावा करते हैं, शिक्षा में उन्होंने शिक्षा का स्तर बढ़ाया, CBCS पैटर्न यूनिवर्सिटीज़ में जारी किए जा चुके हैं। और शिक्षा के प्रति यहाँ तक आज की खबर ये है कि गोरखपुर इस प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां CBS पैटर्न से आगे परीक्षाएं हो रही हैं, प्रथम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर। तो सरकार दावे तो करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसने विकास किया है, लेकिन उसमें यह दावे खोखले हैं या गाँव में कुछ हकीकत है, इसको आप क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, एक साहित्यकार सभी क्षेत्रों में देखता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, शिक्षा का स्तर बढ़ा तो जरूर जी, लेकिन जो बीच में शिक्षा माफिया घुस गए जी, उसने शिक्षा का स्तर बढ़ाया तो जी, लेकिन शिक्षा किस स्तर पे मिल रही है? जैसे बच्चे, आज का लड़का लैब नहीं जानता, लेबोरेटरी क्या चीज़ है, जी, ठीक है जी, आज का बच्चा लेबोरेटरी नहीं जानता, जी, वाइवा नहीं जानता, जी, ठीक है, जी। पास होके आ जाता है, ठीक। ये शिक्षा माफियाओं के लिए, तो एक तरह से वो जो पढ़ के आ रहा है वो रहा है, और शिक्षा का जो स्तर है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन ऑनलाइन सुविधा सर। तो ऑनलाइन जो बच्चा ब्लैक बोर्ड पर देख के समझ नहीं पाता, हम लोग का भी स्तर वही रहा है, जी। हम लोग भी पढ़ के वहाँ से यहाँ आए, जी, ब्लैक बोर्ड पर जो स्तर समझ में नहीं आता तो ऑनलाइन कहाँ समझ में आएगा? जैसे समझाइए, हमारी समझ में तो नहीं। सरकार दावे करती है कि ऑनलाइन, सरकार और शिक्षाविद दोनों दावे करती हैं कि ऑनलाइन शिक्षा हमने दिया है, और ऑनलाइन शिक्षा से चाहे कोरोना काल हुआ हो या कोरोना के बाद का समय हो, बाधित नहीं हुआ है। वहीं अभिभावक भी दावे करते हैं कि हमसे फीस ली गई और सुविधाएं नहीं दी गई। इस बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षा का स्तर उससे मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? इस बारे में आपका आकलन हम जानना चाहेंगे। देखिए, शिक्षा का स्तर मजबूत तो नहीं हुआ जी। हाँ, ये रहा कि शिक्षा की प्रणाली चलती रही, जी, जिससे बच्चे जो बहुत बोर हो रहे थे, कुछ काम ही नहीं था, वो कुछ उलझ के रह गए जी, उसमें, जी, लेकिन शिक्षा का स्तर जहाँ था उससे नीचे ही आया, बहुत ऊंचा नहीं गया। जी। अब हम पूछना चाहेंगे शहर की स्थिति के बारे में। शहर में लोग कहते हैं विकास हुआ है, यहाँ की सड़कें जाहिर हैं कुछ चौड़ी हुई हैं, नालियाँ मजबूत हुई हैं, RCC नालियाँ बनी हैं। सरकार दावा करती है कि अब 70-72 साल काम करने की कोई आवश्यकता नहीं या ज़रूरत कम होगी, वैसे वैसे योजनाओं को पूरा किया जाता है। यहाँ एम्स का दावा सरकार करती है, फर्टिलाइजर्स का दावा सरकार करती है। गोरखपुर के लिए एम्स मिला, फर्टिलाइजर मिला, यूनिवर्सिटी बनाई गई, मदन मोहन मालवीय को यूनिवर्सिटी बना दिया गया, तकनीकी यूनिवर्सिटी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये काम धरातल पे हुए हैं या कागजी आंकड़े हैं? देखिए, इसमें कुछ काम तो धरातल स्तर पे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ काम बस ऐसे ही हो गए जिसका कोई कहीं लेन देन नहीं है। अखबार में मीडिया ने खूब उछाला, जी, कहा कुछ या कुछ, ऐसे ही है। शिक्षा का भी स्तर है और शहर के जो डेवलपमेंट है उसमें डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, लेकिन शहर के गरीब गरीब 2-4-10 को मिला भी पैसा आवास, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, जी, तो बस ऐसे ही रह गया, तो बहुत उससे लाभान्वित नहीं हुआ। और मध्यम वर्ग तो और परेशान है। जी, जी, मध्यम वर्ग तो और सबसे ज़्यादा परेशान। कोरोना काल में सबसे प्रभावित मध्यम वर्ग हुआ और जो बेरोजगारी बढ़ी वो मध्यम वर्ग में बढ़ी, निम्न वर्ग और उच्च स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कोरोना के बाद शहर की क्या स्थिति हुई, इस पे डॉक्टर साहब कुछ अपना प्रकाश डालना चाहेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, कोरोना के बाद स्थिति थोड़ा सामान्य हुई, लोग
हाथ पैर हिलाने लगे। लेकिन जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई है, और हम समझते हैं 5 सालों 6 सालों में 7 सालों में भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बेरोजगार हो गए उनको अब तक रोजगार नहीं मिला। पूंजीवादी होते जा रहे हैं। बेकार जो है हम भी बेकार है। कोई कहीं से नौकरी छोड़ के आया बेचारा टेम्पो चला रहा है, ठेला चला रहा है, इस स्तर पे हो गए। जो ग्रेजुएट है उनको हमने टेम्पो चला दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कमा रहा है। लेकिन स्तर क्या हुआ शिक्षा का? वो पढ़ के टेम्पो चला दी, क्या फायदा? नहीं समझ। पढ़ लिख के चाय की दुकान खोल दी, क्या? लेकिन कहते तो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चाय बेचा था और चाय पी के भारत के प्रधानमंत्री हुए, ऐसे मतलब लोग कहा करते हैं। आपका इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि टेम्पो चलाने वाला आगे नहीं बढ़ सकता है? हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा था कि पकौड़े बेचो। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सफल हुए या असफल हुए? ये सरकार जो वर्तमान सरकारें हैं राज्य की या केंद्र की, विशेषकर राज्य की सरकार क्या अपने उद्देश्य में सफल रही? अगर नहीं सफल रही तो क्या क्या चीजें हैं जिनमें वो असफल रही, और उनको पूरा करने की उम्मीद किस पार्टी से आप करते हैं? अगर ये सरकार असफल है तो इस सरकार का विकल्प क्या है? इस पर अपनी राय रखेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, कोई मजबूत विकल्प तो नहीं जी। सही। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में कहा कि आज़ादी की लड़ाई में लड़ेंगे, तो अब इस पर हम कोई टिप्पणी करें ये हमारे लिए या प्रधानमंत्री के लिए सौभाग्य की बात है। आपने कहा सरकार का कोई विकल्प नहीं है, मतलब ये कहा कि विकल्प के रूप में विपक्ष में कोई नहीं आ रहा है, इसको विपक्ष की कमजोरी समझें या जो समझें। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि समर शेष है नहीं समर का दोषी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध, तो तटस्थता भी उचित नहीं है। बहरहाल ये मुद्दे हम यहीं छोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, इस विषय पे अगर आपकी कोई रचना हो जिसमें आप कोई संदेश अपनी रचना से, अपनी शायरी से कुछ देना चाहते हैं, तो 2 पंक्तियां मैं चाहूँगा कि आप संदेश के रूप में हमारे दर्शकों को दें। बस एक शेर देना चाहता हूँ कि नए तूफान की अयारी नज़ारों देखते रहना, नए तूफान की अयारी नज़ारों देखते रहना, कटोरा हाथ में आएगा यारों देखते रहना। इसी के साथ मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर बहार साहब ने अभी इस देश की, इस प्रदेश की स्थिति पर बड़ी साफगोई से बयान किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस सरकार का कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मतदाताओं को विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा। अगर सारे अंधे हैं तो कानों को भी चुनना पड़ेगा, यह हमारी संवैधानिक मजबूरी है। इसके लिए जनता क्या सोचती है, हम चलते हैं अगले व्यक्ति के पास। तब तक के लिए नमस्कार, कुछ ब्रेक लेते हैं। आप सबको सादर अभिनंदन।